Hello, dear students. A very good afternoon to all of you. In previous lecture, we have studied about roles and deficiency symptoms of macro elements. So, in previous lecture, we have studied about two macro elements, their roles and their deficiency symptoms. So, we have studied, I think, N and P, that is nitrogen and phosphorus, that we have completed up till now. Now, in today's lecture, we will try to complete the remaining macro elements. So, let it be focused with topic. So, new element from the macro element category, that is potassium, abbreviated as K. This is letter. So, potassium that is available for plants in form of K plus ions. पोटेशियम का कैटायन होता है जो प्लांट एब्सॉर्ब करते हैं. रोल्स देखते हैं क्या है पोटेशियम की. सो व्हाट आर रोल्स ऑफ पोटेशियम इन प्लांट मेटाबॉलिज्म. सो it is essential for photosynthesis and respiration. So photosynthesis, respiration, these are anabolic and catabolic reactions respectively. So photosynthesis एक एनाबॉलिक रिएक्शन है, यानी कि सिंथेसिस वाला रिएक्शन है. रिस्पिरेशन ये एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है, यानी कि ब्रेक डाउन वाला रिएक्शन है. सो दीज रिएक्शंस need many type of enzymes. So these reactions require specific type of enzymes to run these processes, and potassium is important for enzyme activity. So it is acting as activator of many enzymes. So that point is coming in next point. So potassium is an activator of many enzymes involved in carbohydrate and protein synthesis. जो कुछ भी कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस हो रहा है एंड प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, तो उसके उन रिएक्शंस में जो एंजाइम्स होगी, तो उसको उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम पोटेशियम करता है. सो वेरी वाइटल रोल इज देयर. Potassium is required as a cofactor, so it is also acting as a cofactor for more than different 40 enzymes. 40 से भी ज़्यादा एंजाइम्स के लिए एंजाइम्स को उनके एक्टिविटी के लिए पोटेशियम एज अ कोफैक्टर लगता है. Potassium is maintaining cell turgor and electroneutrality. So that we have studied in transpiration mechanism and all those things. ऑस्मोटिक पोटेंशियल वगैरह हमने देख लिया था पहले चैप्टर में. सो पोटेशियम इज मेंटेनिंग सेल टर्गर, यानी कि टर्गर प्रेशर जो है सेल के अंदर, तो उसका मेंटेनेंस रखता है. प्लस इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है सेल के ऊपर, उसका भी बैलेंस बना के रखता है, तो उसको इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी कहते हैं. सो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट in electroneutrality and maintaining cell turgor. It regulates the osmotic potential. So ये दोनों पॉइंट इंटर रिलेटेड है, ये वाला और ये वाला पॉइंट. सो इट इज मेंटेनिंग सेल टर्गर, thereby regulating osmotic potential. तो वो osmotic potential मेंटेन करके रखता है. जो osmotic potential इन सेंस जो सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स है, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स, उसका नंबर एक फिक्स रखेगा, एक बैलेंस्ड कंडीशन में रखेगा. सोल्यूट प्लस जो वाटर है आपका, इसका बैलेंस रखने में मदद करेगा. दैट इज रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक
पोटेंशियल। इट कंट्रोल्स ट्रांसपिरेशन। हमने देखा है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपिरेशन देखते समय, तो वहाँ पे पोटेशियम काम करता था। K+ इन चैनल्स पढ़ाया है, तो उसको याद करना है हम लोगों को, K+ इन चैनल्स वगैरह वगैरह। सो दिस पोटेशियम कंट्रोल ट्रांसपिरेशन, तो ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करता है। यानी कि ट्रांसपिरेशन के दौरान क्या होता है, एक तो वाटर इवापोरेट होता है प्लस गैसेस का एंट्री होता है। दैट इज if this potassium is controlling the transpiration, so it is indirectly controlling gaseous exchange and photosynthetic rate. gaseous exchange यानी कि CO2 O2, ये दो गैसेस इंपॉर्टेंट है। CO2 जितना अंदर आएगा उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, O2 जितना अंदर आएगा उतना ज़्यादा रेस्पिरेशन होगा। तो इसका बैलेंस बना के रखता है अल्टीमेटली पोटेशियम। So it is indirectly involved in gaseous exchange and photosynthesis. It is maintaining balance of diffusible and non-diffusible ions inside cell. So जो ions diffusible है या फिर कोई आयन अगर नॉन डिफ्यूजिबल है, डिफ्यूज नहीं हो सकता है, तो इन दोनों आयंस का बैलेंस बना के रखता है पोटेशियम। This was all about roles. Now we are going towards deficiency symptom. अगर डेफिशिएंसी हो जाए इसका तो क्या होता है? सो क्लोरोसिस होता है इन यंग लीव्स। जो यंग लीव्स होगी उसमें जो क्लोरोफिल है उसको डैमेज हो जाएगा, तो क्लोरोफिल पिगमेंट इज गेटिंग डैमेज। सो क्लोरोसिस इन यंग लीव्स is occurring there, and specificity is there. One, what is the specificity? Marginal chlorosis in older leaves. जो ओल्डर लीव्स होगी, सपोज कीजिए ये एक ओल्डर लिप है, तो उसके ऊपर मार्जिनल क्लोरोसिस होगा। यहाँ पे जो मार्जिन है लिप का, वहाँ पे जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वहाँ पे लॉस हो जाएगा, वो पीला पड़ जाएगा थोड़ा सा। So that is the marginal chlorosis occurring in older leaves. Next point is roots are poorly developed. रूट का डेवलपमेंट अफेक्ट होता है। रूट डेवलपमेंट कम हो जाएगा तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, ये आप इमेजिन कर सकते हो कि रूट अगर कम डेवलप हो जाएंगे तो उसको पानी जो न्यूट्रिएंट्स है वो ज़्यादा नहीं मिलेंगे, तो ultimately plant will become stunted. Next point is necrosis of leaves at tip and margins. तो पहले तो क्लोरोसिस बताया, followed by this necrosis. नेक्रोसिस होता है यानी कि वो वाला पार्ट मर जाता है, इसको नेक्रोसिस कहते हैं। लोकल डेथ उसको नेक्रोसिस कहते हैं। अगर ये कोई लिप है ऐसा, तो उसका जो मार्जिन वाला पार्ट है, मार्जिन वाला पार्ट, ये मार्जिन है इसका। सो नेक्रोसिस ऑफ लीव्स एट टिप, यहाँ से टिप रेड करके दिखाता हूँ, ये जो टिप है, तो टिप के पास में प्लस ये जो मार्जिन है उसके पास में नेक्रोसिस हो जाएगा, ये वाला पार्ट धीरे धीरे मरने लगेगा। So there will be local death at tip and margins. Downward curvature of leaves. जैसे जैसे ये लिप मर जाएगा, तो पहले तो टिप मरता है, ये टिप है इसका, तो टिप मरने लगेगा तो लिप ऐसा डाउनवर्डली कर्व होता है, तो देयर इज डाउनवर्ड कर्वेचर ऑफ लीव्स। नेक्स्ट पॉइंट कमिंग इज दैट मार्क्ड शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड्स। तो इंटरनोड्स जो है, अगर आप टिपिकली आपका शुगर केन ले लो तो पता है हम लोग यहाँ पे इसका आई होता है या फिर बर्ड कहते हैं उसे। ये जो बीच वाला डिस्टेंस है इसको इंटरनोड कहते हैं। सो अगर ये शुगर का, गन्ने का एक पीस है स्टेम का, तो ये बीच वाला जो पोर्शन है इसको
इंटरनोड कहते हैं। इफ दिस इंटरनोड इज बिकमिंग शॉर्ट, अगर ये इंटरनोड शॉर्ट बन गया तो गन्ने का साइज जो है, हाइट जो है वो बढ़ेगा नहीं। सो प्लांट विल बिकम स्टंटेड, हाइट विल बिकम so height will become less. So that ultimately occurring there stunted growth of plant का ग्रोथ नहीं होगा, प्लांट का हाइट कम दिखेगा आप लोगों को। फॉलिंग ऑफ ओल्डर लीव्स, ओल्डेड हुआ है यहाँ पे, ओल्डर ऐसा वर्ड होना चाहिए। सो फॉलिंग ऑफ ओल्डर लीव्स, जो ओल्ड लीव्स है वो गिर जाएंगे नीचे। लॉजिंग ऑफ क्रॉप्स बिकॉज वीक स्टेम्स आर प्रोड्यूस्ड, जो स्टेम्स है वो वीक तैयार होते हैं एंड लॉज होता है। लॉज यानी कि वो गिर जाता है क्रॉप नीचे। आपको पता है ज़्यादा बारिश होने से भी क्रॉप गिर जाता है नीचे, पूरा खेत का खेत सो जाता है। सो देयर इज लॉजिंग ऑफ क्रॉप्स because weak stems are produced. If stems are weak, then lodging takes place. Crop quality affected and yield is reduced. That is ultimate reason, ultimate effect. क्रॉप का क्वालिटी कम हो जाएगा और आपका yield भी, उत्पादन भी कम हो जाएगा। So this was all about that potassium. Now we will try to learn about calcium. So this is also a major or macro element, abbreviated as Ca, calcium, available for the plants in the form of calcium ions, cations. So what are the roles of calcium? Let us see. It is important component of middle lamella in cell wall, that is made up of कैल्शियम पेक्टेट। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट टू बी हाईलाइटेड। कैल्शियम पेक्टेट का बना हुआ होता है मिडल लैमेला। मिडल लैमेला क्या होता है तो गूगल कर लो, इसे आपको समझ में आ जाएगा इजीली। मिडल लैमेला दैट इज स्पेस बिटवीन टू सेल वॉल्स, एडजेसेंट सेल वॉल्स। कैल्शियम इट इज इसेंशियल इन फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। तो एक तो मिडल लैमेला का कंपोनेंट है कैल्शियम पेक्टेट के फॉर्म में, प्लस सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म करने में भी इसका रोल इम्पॉर्टेंट है। इट इज रिक्वायर्ड एज अ कोफैक्टर फॉर मेनी एंजाइम्स। सो देयर आर सेवरल एंजाइम्स। सो calcium is acting as cofactor there for many enzymes, and these enzymes are involved in hydrolysis of ATP and phospholipids. जो phospholipids है, ATP है, इनका हाइड्रोलिसिस करने के लिए this calcium is acting as cofactor. Calcium it helps in photolysis of water during photosynthetic light reaction. जब लाइट रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का, तो उस वक्त वाटर का ब्रेकडाउन होता है 2H2 into 4H plus O2। सो ये रिएक्शन होगा वहाँ पे, so that is photolysis, breakdown of water. सो ये कैल्शियम वहाँ पे लगता है। एक्चुअली वहाँ पे मैंगनीज लगता है, कैल्शियम लगता है, क्लोरीन लगता है, ये तीनों भी लगते हैं। तो इसमें से एक फोटोलिसिस ऑफ वाटर में लगता है, दैट इज कैल्शियम। मैंगनीज भी लगता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर में, कैल्शियम भी लगता है, कैल्शियम भी लगता है एंड क्लोरीन भी लगता है। तो कैल्शियम एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है उस लाइट रिएक्शन में, सो विच इज प्लेइंग रोल इन ड्यूरिंग फोटोलिसिस ऑफ water. Again, there is a very important vital function. So, there is a stabilization of structure of chromosome. जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है वो स्टेबलाइज करने के लिए ये कैल्शियम आयन इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ एक्टिवेटर ऑफ मेनी एंजाइम, ये भी बात हम लोगों ने पढ़ ली है।
So it is activator of many enzymes. It acts as second messenger in signaling cascades. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो कोई सिग्नलिंग चलता है सेल में, जो इंफॉर्मेशन का गिव एंड टेक चलता है, तो उसमें ये इम्पॉर्टेंट है कैल्शियम. हमारे बॉडी में भी यही चलता है, यही होता है. कैल्शियम इज इम्पॉर्टेंट इन एज वर्किंग एज सेकंड मैसेंजर इन सेल सिग्नलिंग cascades. It acts as detoxifying agent by neutralizing organic acid present in plants. जो plant cells है उनके अंदर डिफरेंट तरीके की रिएक्शंस होने की वजह से, मेटाबॉलिज्म की वजह से ऑर्गेनिक एसिड्स पैदा होती है. ये ऑर्गेनिक एसिड माइट बी टॉक्सिक, मे बी टॉक्सिक, तो उनको न्यूट्रलाइज करने का काम कैल्शियम करता है. तो ये इसके इम्पॉर्टेंट रोल्स है. दैट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट इन सीड प्रोडक्शन. ये वाला लास्ट फंक्शन है या फिर रोल है उसका. तो सीड प्रोडक्शन में कैल्शियम लगता है, सीड कोट फॉर्मेशन वगैरह वगैरह. सो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट्स. नाउ वी विल गो टुवर्ड्स deficiency symptoms of calcium. So what are deficiency symptoms? There is disintegration of growing meristems of root, stem and leaves. जो growing meristems है तो नीचे root है, आगे shoot का apex है. shoot में अगर branch है तो उसका उसके ऊपर leaf आती है, तो वहाँ का apex है. जो apex वाला part है उसको meristem कहते हैं. that is highly growing region, fastly growing region of the plant, that is meristem. So there is disintegration of growing meristem. तो जो growing meristem है वो disintegrate हो जाएगा, मर जाएगा. तो plant ultimately is not growing. Marginal chlorosis in younger leaves. तो जो younger leaves है उसमें marginal chlorosis होगा. जो leaf है, लीप का जो मार्जिन है तो उसमें मार्जिनल क्लोरोसिस हो जाएगा. यहाँ पे क्लोरोफिल डैमेज हो जाएगा. तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कैसा हो सकता है. माल फॉर्मेशन ऑफ यंगर लीव्स. तो यंगर लीव्स ही नहीं तैयार होती है, अगर होगी तो भी वो थोड़ा सा डिसीज्ड टाइप की तरह लगता है. वो नॉर्मल लीव्स तैयार नहीं होगी क्योंकि उनको कैल्शियम नहीं मिला है. देयर इज माल फॉर्मेशन ऑफ यंगर लीव्स. एक तो मार्जिनल क्लोरोसिस हो गया, तो वो कैसे अच्छे से पैदा होगी लीव्स, तो नहीं हो सकती. लिप डिस्टॉर्शन, नेक्स्ट पॉइंट. लिप डिस्टॉर्शन मीन्स जो आपका लिप है उसका डिस्टॉर्शन हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं इसके, थोड़े छोटे छोटे. आप इमेजिन कर सकते हो कि लिप का टुकड़ा टुकड़ा होना, तो कट लगते हैं लिप में, तो उसको लिप डिस्टॉर्शन कहते हैं, फट जाना लिप. Blossom end rot, that is the disease. It might be asked in your MCQ type of questions. Blossom end rot in tomato and brinjal fruits. जो टोमेटो फ्रूट है एंड ब्रिंजल फ्रूट है उसमें ब्लॉसम एंड रॉट होता है. ब्लॉसम एंड रॉट मीन्स व्हाट? एट द एंडिंग ऑफ दैट ब्लॉसम जो फ्लावर्स आते हैं, तो फ्लावर के बाद में जो फ्रूट्स आने वाले हैं वो वाला स्टेज ब्लॉसम एंड. तो वहाँ पर रॉटिंग हो जाएगा. रॉटिंग यानी कि सड़ना. टिप बर्न इन लेट्यूस. जो लीव्स है लेट्यूस एंड कॉलीफ्लावर के, लेट्यूस प्लस कॉलीफ्लावर दो प्लांट्स है, तो इनके जो लीव्स है उसके टिप जो है वो बर्न हो जाते हैं, मर जाते हैं टिप्स. प्रीमेच्योर लिप फॉल, बर्ड फॉल. लीफी बर्ड जो होते हैं, बर्ड फॉल यानी कि आपकी कली जो होती है तो वो जिससे फ्लावर निकलता है बाहर, तो प्रीमेच्योर बर्ड फॉल इज आल्सो टेकिंग प्लेस ड्यू टू कैल्शियम डेफिशिएंसी. स्टंटेड ग्रोथ ऑफ प्लांट. तो प्लांट स्टंटेड रहेगा, ज़्यादा हाइट नहीं बढ़ेगा प्लांट का. क्रॉप क्वालिटी इज अफेक्टेड एंड यील्ड इज रिड्यूस. ये तो कॉमन रीज़न है या फिर सिम्टम है. सो आज के लिए मुझे लगता है यहीं पे रुकना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा ओवरडोज हो जाएगा और आप लोग कहोगे कि सर बहुत पढ़ाते हैं. चलो ठीक है,
So thank you one and all. Please revise these things, whatever you are getting in. So thank you once again.